नमस्कार, वक्त हुआ है मसला का और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली का बड़ा बयान जो है सामने आया है। बड़ौली ने कहा है कि वे विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, सभी 90 सीटों पर उम्मीदवार जो है चुनाव लड़वाने का काम करेंगे। सीएम नायब सिंह सैनी जो है करनाल से ताल ठोकने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं सीएम ने करनाल में एक रोड शो के दौरान कहा कि वो करनाल से ही चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ने पर जो सपना देख रहे कांग्रेस सांसदों को भी झटका लगता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। पार्टी ने साफ कर दिया है कि किसी भी सांसद को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे ऐलान के साथ ही कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि दोनों ही सांसदों ने विधानसभा चुनाव लड़ने की जो है इच्छा जाहिर की थी। तो वहीं दीपक बावरिया की सिटिंग सांसदों को टिकट न देने पर जो है एक बार फिर से सियासत गरमाती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, 55 नाम चुनाव जीतों की लिस्ट है और वो नाम देख के आप भी कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी डंके की चोट पर चुनाव जीतने जा रही है। बाकी नामों का भी जल्दी फैसला हो जाएगा। लिस्ट तो शायद देखो जब केंद्रीय नेतृत्व चाहेगा वो आउट हो जाएगा, लेकिन बीजेपी तीसरी बार फिर जीतेगा। देखिए, ऐसा मैं को सारा बता नहीं सकता हूँ। ये मैंने जो जितना मेरे डोमेन में था मैंने बता दिया। अब बाकी तो बताएंगे बड़े नेता। नहीं, वो चल रही है, जैसे जैसे उस पर चर्चा चल रही है लगातार, और जैसे जैसे जिसकी आवश्यकता उसको बुलाया जाएगा, बात की जाएगी। नहीं, एज ए ग्रुप तो नहीं है, पर चर्चा में किसी को भी बुलाया जा सकता है, किसी की भी राय ली जा सकती है। नहीं हो सकती है संभावना, वो तो हमारे सर्वे सर्वा हैं, अध्यक्ष हमारे, उनके साथ तो हो ही सकती है। तो ऐसे में जो है करनाल में एक रोड शो के दौरान जो है सीएम सैनी ने अपना बयान दे दिया है और उन्होंने शो के दौरान कहा है कि वो करनाल से सीट लड़ेंगे। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने जो है बयान दिया था कि सीएम सैनी जो है लाडवा विधानसभा से जो है अपनी इस बार जो है सीट का चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन इस बार जो है स्पष्ट तौर पर सीएम नायब सिंह सैनी ने जो है क्लियर कर दिया है कि इस बार वो जो चुनाव लड़ेंगे वो करनाल से जो है ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। लेकिन इस पर जो है क्या फैसला रहेगा पार्टी का, उसमें अभी वक्त है। लेकिन सीएम सैनी ने जो है ये दावा कर दिया है कि वो करनाल से ही चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं कांग्रेस की, तो कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा का भी बयान सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर दीपक बावरिया की सिटिंग सांसदों की टिकट ना देने पर कहा कि हाईकमान इसका आखिरी फैसला करेगा। क्योंकि बता दें कि कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला पहले ही चुनाव लड़ने के लिए इच्छा जाहिर कर चुके हैं। ऐसे में दीपक बावरिया की सिटिंग सांसदों का टिकट ना देने पर जिस तरीके से जो बयान आया था उसको लेकर भी कहीं न कहीं खींचतान साफ तौर पर देखी जा सकती है, या यूं कहें कि टिकटों का जो बंटवारा है उस पर लगातार मंथन जो है चल रहा है। प्रक्रिया तेज कर दी गई है, बैठकों का दौर शुरू हो गया है और लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि सत्ता के सिंहासन पर इस बार जो है हरियाणा के चुनाव में किसका राज तिलक जो है होने जा रहा है। तो स्पष्ट तौर पर सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा है कि लाडवा से नहीं करनाल से चुनाव लड़ूंगा। बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लाडवा विधानसभा सीट से चुनाव भी लड़ सकते हैं, ये भी जो है कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन सीएम सैनी ने स्पष्ट कर दिया है, क्योंकि सीएम सैनी अभी भी करनाल से विधायक हैं। जब नायब सैनी सीएम बने थे
तब वो विधानसभा के सदस्य नहीं थे, तब वो करनाल लोकसभा सीट से सांसद थे। करनाल विधानसभा सीट से मनोहर लाल ने इस्तीफा दिया और उनके इस्तीफे के बाद से ये सीट खाली हो गई थी। बीते लोकसभा चुनाव के बाद अगर बात करूं, साथ ही इस विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव कराए गए। नायब सैनी ने यहां से जीत दर्ज की। तो हरियाणा में बीजेपी में टिकट को लेकर मंथन का दौर लगातार जारी है। तो ऐसे में करनाल से जो है चुनाव लड़ने का सीएम सैनी ने एक बार फिर से जो है दावा कर दिया है, ताल ठोकेंगे वो करनाल से ही। लेकिन उससे पहले जो है पार्टी प्रदेश अध्यक्ष का भी जो है बयान जो है सामने आया था और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मैं इस बार जो है चुनाव लड़वाने का काम करूंगा। तो करनाल एक बार फिर से मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं कि नायब सैनी जो हैं वो करनाल से चुनाव लड़ने का जो है ताल ठोक रहे हैं। जब नायब सैनी सीएम बने थे तब वो विधानसभा के सदस्य नहीं थे, तब वो करनाल लोकसभा सीट से सांसद थे। करनाल विधानसभा सीट से मनोहर लाल ने इस्तीफा दिया और उनके इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हो गई। बीते लोकसभा चुनाव के साथ ही इस विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव कराए गए, तब जाकर नायब सैनी ने यहां से जीत दर्ज की। तो मसला में आज इसी चीज को लेकर चर्चा करेंगे, इस सवाल को लेकर ही चर्चा करेंगे कि कौन कहां से जो है चुनाव लड़ता हुआ नजर आ रहा है और इस बार जो रसाकसी जो खींचतान जो चल रही है सीटों को लेकर, बंटवारे को लेकर, उस पर क्या कुछ स्टैंड है, स्पष्ट तौर पर जवाब देते हुए प्रवक्ता लोग जो है नजर आएंगे। साथ ही आपको बता देता हूं कि हमारे साथ जो है सुरेंद्र रौड़ जी हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। राजी शर्मा जी बीजेपी का पक्ष रखते हुए नजर आएंगे। विनय यादव जी हैं, बहुत स्वागत है सर आप तीनों मेहमानों का एक बार फिर से मसला में। सर सबसे पहले जो है शर्मा जी मैं आप ही के पास आना चाहूंगा और आप ही से सवाल यही है कि जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष का बयान आता है और उसके बाद जो है सीएम का बयान आना, तो कहीं ना कहीं क्या दर्शाता हुआ नजर आ रहा है? रामराजी शर्मा जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी आ रही है। जी मैं आप ही से शुरुआत करना चाहूंगा चर्चा की कि आखिरकार जो टिकट बंटवारे को लेकर जो मंथन है, टिकट बंटवारे को लेकर जो खींचतान मची हुई है, उसमें जो है लाडवा विधानसभा से एक बार बयान आता है कि लाडवा विधानसभा से सीएम सैनी साहब को लड़ाया जाएगा और ऐसे में करनाल में उन्होंने ऐलान कर दिया कि मैं करनाल से ही जो है चुनाव लड़ूंगा। क्या कहेंगे? देखो, चुनाव लड़ना ना लड़ना और लड़ाना ना लड़ाना ये पार्टी हाईकमान का काम है और ये हमारा संसदीय बोर्ड फैसला करता है। अगर मान लो करनाल से लड़ते हैं तो ठीक है, अगर लाडवा वहां पर क्योंकि कांग्रेस का सिटिंग एमएलए है, अगर वहां से लड़ते हैं तो और ज्यादा पार्टी को फायदा होगा क्योंकि लाडवा से जीत भी निश्चित है और यहाँ से तो सिटिंग एमएलए है हमारे। यहाँ कोई साधारण कार्यकर्ता भी लड़ लेगा यहाँ तो हमारी परंपरागत सीट है। पहले आदरणीय मनोहर लाल भी थे, अब हमारे मुख्यमंत्री भी हैं। यहाँ से कोई साधारण कार्यकर्ता भी लड़ सकता है और वो वहाँ पे निश्चित रूप से उसका फायदा होगा लाडवा से, क्योंकि वहाँ हमारा विधायक नहीं है, सिटिंग एमएलए वहाँ कांग्रेस पार्टी का है। और मैं समझता हूँ जिस तरह से हमारी पार्टी को देवतुल्य जनता जनार्दन के आशीर्वाद से केंद्र में सत्ता मिली है, केंद्र में उन्होंने सत्तासीन किया है देवतुल्य जनता जनार्दन ने, तो मेरे को ऐसा लग रहा है और आशा ही नहीं पूर्ण उम्मीद भी है क्षत्रिय बिरादरी के आशीर्वाद से तीसरी बार हमारी सरकार बनने जा रही है। नायब सैनी जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। और पिछले चुनाव में जो कांग्रेस वाले भाइयों ने जो झूठ बोला, काट की हांडी चढ़ा दी, आरक्षण खत्म किया जा रहा है, आरक्षण खत्म किया जा रहा है, संविधान बदला जा रहा है, संविधान बदला जा रहा है, और झूठे गारंटी कार्ड बांट दिए बहनों के खाते में 1 लाख रुपये आ रहे हैं सालाना, 8,500 रुपये महीना आ रहे हैं, 8,500 रुपये पूरा बाउंड्री रच दिया शोर मचाने में। और इस चीज में तो कांग्रेस पार्टी वाले माहिर हैं ही, तो उससे इन्होंने जनता को बहका लिया। काठ की अंडी एक बार चढ़ गई, आगे चढ़ने वाली नहीं है और बहनें इनके पीछे पीछे दौड़ रही हैं
और वो खटाखट फटाफट वाले आगे आगे भाग रहे हैं, वो हाथ नहीं आ रहे। और जिस तरह से जनता जनार्दन के लिए हमारी केंद्र सरकार ने काम किया है और हमारी सरकार ने काम किया है, कभी हमने सपने में सोचा था धारा 370 और 35 से जम्मू कश्मीर से हटेगी? ये राष्ट्रीय हित का मुद्दा मैं इसलिए गिना रहा हूं। कभी हमने सपने में सोचा था भाई अयोध्या धाम में एक भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण होगा और विदेश में हमारा इतना भारी डंका बजेगा, हमारी इतनी भारी धाक जमेगी? पहले प्रधानमंत्री जी जाते थे, कोई पूछता नहीं था विदेश में, और अब प्रधानमंत्री जी का ऐसे स्वागत होता है जैसे मान लो देवता का स्वागत होता हो। और जिस तरह से हमारे प्रदेश में भी हमारे मुख्यमंत्री हमने लगभग 58 साल के बाद में ओबीसी समाज से मुख्यमंत्री बनाए, क्योंकि पहले मुख्यमंत्री सन 66 में 1 नवंबर सन 66 में जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था तो पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल जी थे। उसके बाद में राव इंद्रजीत जी के फादर आदरणीय राव वीरेंद्र जी मुख्यमंत्री थे ओबीसी समाज से। उसके बाद में हमने ओबीसी समाज से सीएम बनाया, हमारी पार्टी ने बनाया, तो एससी बीसी समाज के, क्योंकि ये दूसरी पार्टियां तो विरोधी हैं, अगर विरोधी नहीं होती तो इन्होंने क्यों नहीं बनाया एससी बीसी समाज का से मुख्यमंत्री? अगर नहीं बनाया तो क्या आगे एससी बीसी समाज से वो सीएम चेहरा डिक्लेयर करेंगे? अगर नहीं करेंगे तो इससे ये साफ जाहिर होता है वे एससी बीसी समाज के ये धुर विरोधी हैं। और जिस तरह से हमने गरीबों के, किसानों के बच्चों को बिना मैं उस पर भी आऊंगा, लेकिन सवाल यहाँ पर एक और ये उठता है कि जिस तरीके से टिकटॉक पर जो मंथन चल रहा है, टिकटॉक पर जो खींचतान चल रही है, बंटवारा होने के लिए टिकटॉक का जिस तरीके से होगा, वो क्या समीकरण है? और दूसरा सवाल ये कि क्या इस बार जो है सीएम सैनी साहब की जो सीट है वो बदली जा सकती है? राजनीति में संभावनाएं सब कुछ हैं, और जिस तरह से मैंने आपको बताया, ये करनाल तो हमारी परंपरागत सीट है। ये तो आदरणीय मनोहर लाल जी इससे पहले हमारे विधायक थे, उसके बाद में नायब सैनी जी विधायक हैं। यहाँ कोई साधारण कार्यकर्ता भी लड़ सकता है, और वहां क्योंकि कांग्रेस का सीटिंग एमएलए कांग्रेस पार्टी का है, तो मेरी निजी राय है अगर माननीय मुख्यमंत्री जी वहां से लड़े तो हमारे को दोहरा फायदा हो जाएगा। अच्छी बात है, वो भी हम जीत लेंगे, और ये तो हमारी जीती जाता ही है ही। और दूसरा मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ पार्टी में दावेदार कई होते हैं, परंतु जो कमल के फूल का निशान लेके आएगा, जो टिकट लेके आएगा, अन्य दावेदार उसकी मदद करेंगे। हमारी पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। हमारी पार्टी विश्व में सबसे बड़ा संगठन है, और हमारे संगठन में ये मजबूती बहुत है, और हम 36 बरादरी को अपना एक आंख से देखते हैं, अपना कुनबा मान रहे हैं हम 36 बरादरी को, और हम राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्रवादी, जातिवादी नहीं है। जिस तरह से इन्होंने किया, वे एससी बीसी समाज का इन्होंने तिरस्कार किया, उससे वहां से कुछ नहीं किया। एक ऐसी समाज के इनके यहाँ आदरणीय अशोक तंवर जी इनके यहाँ प्रदेश अध्यक्ष थे, जिस तरह से उनको बेइज्जत किया, उनका सिर फोड़ा, उन्होंने दूसरी पार्टी में जाके अपनी जान बचानी पड़ी। तो इससे ये साफ जाहिर होता है। और जिस तरह से कांड हुए हैं मिर्जपुर कांड में, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा आपके पास सर। जो है एक कमेंट ले लेता हूं, डिबेट को ओपन कर देता हूं। सुरेश जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं सर। जिस तरीके से बीजेपी में भी खींचतान दिखाई दे रही है टिकटॉक को लेकर, सीट को लेकर, आपकी पार्टी में भी वही खेल चल रहा है, घमासान वही है टिकटॉक पर कि कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमारे यहाँ तो पार्टी हाईकमान नहीं, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि दीपक बाबरिया की सिटिंग सांसदों को लेकर जो है बयान आया था। नहीं, बयान आया, उसमें फिर हमारे महासचिव हैं, प्रभारी हैं हरियाणा के, और सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं, जो सबसे शक्तिशाली कमेटी है कांग्रेस की, बाबरिया जी उसके सदस्य भी हरियाणा मामलों के प्रभारी हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं। उन्होंने बयान दिया कि कोई भी सिटिंग एमपी चुनाव नहीं लड़ेगा, चाहे लोकसभा को चाहे राज्यसभा को हो। तो इसमें जो आपने कहा कि खींचतान, इसमें खींचतान कहाँ है? राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी महोदय ने एक बयान दिया, पार्टी की एक सैद्धांतिक नीति से उन्होंने अवगत कराया प्रदेशवासियों को भी, मीडिया को भी और विपक्ष को भी। तो इसमें खींचतान तो कोई बात ही नहीं है। क्या हमारे किसी भी नेता ने
इसमें कोई ऐसी कोई बयान या कोई टिप्पणी थोड़ी की है कि भाई हम तो लड़ेंगे। कुमारी शैलजा जी ने भी जो है अपने चुनाव लड़ने का जो है क्लियर कर दिया था, मन स्पष्ट कर दिया था कि उनका नहीं, वो तो जी देखिए वो अच्छी बात है। वो देखिए चुनाव में सुरजेवाला की भी बात करूं, उन्होंने भी जो है अपना स्पष्ट किया था। अब ऐसे में ये बयान आना, फिर उस पर ये बयान आना कि हाईकमान इसका आखिरी फैसला करेगा, क्या मायने हैं सर इसके? नहीं, हमारी नेता शैलजा जी और हमारे दूसरे नेता आपने जिक्र किया सुरजेवाला जी, वो दोनों भी विधानसभा चुनाव में भी अपनी आहुति डालना चाहते थे। इसमें गलत क्या है? उन्होंने अच्छा किया, ये पार्टी के प्रति एक रुझान और विधानसभा चुनाव में एक उनकी दिलचस्पी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने वाला है। लेकिन पार्टी हाईकमान ने जो फैसला सुनाया है कि कोई भी सांसद नहीं लड़ेगा, इसमें दीपेंद्र हुड्डा जी भी सांसद हैं लोकसभा के, तो आप दो नेताओं का नाम जिक्र कर रहे हो। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मीडिया को इतना तो ज्ञान होना चाहिए कि दीपेंद्र हुड्डा जी भी हैं और 5 MP हमारे इस समय सिटिंग है लोकसभा के, तो बाकी के नाम क्यों छोड़ रहे हो? तो सभी के लिए है ना ये फैसला। कोई मैं मीडिया को ये क्लियर करना चाहता हूँ, ये फैसला सिर्फ शैलजा जी या सुरजेवाला जी के लिए नहीं है जैसे कि मीडिया में दुष्प्रचार किया जा रहा है। ये पार्टी का कोई एक सैद्धांतिक फैसला जो आया, ये एक ओपन बात है कि लोकसभा में जो बड़े नेता हैं, जो सांसद चुने हुए हैं, चाहे राज्यसभा के हों चाहे लोकसभा के हों, वो प्रदेश में विधानसभा प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे, उनको जिताने का कार्य करेंगे। ये उससे भी बड़ी जिम्मेदारी से पार्टी हाईकमान ने इस फैसले के द्वारा उनको नवाजा है। और दूसरी बात, आप कह रहे थे कि इनसे पूछ रहे थे कि आप कितने टिकट इनके जो विधायक हैं CM सिटी कनाल को छोड़ के वो लाडवा में आना चाह रहे हैं, नायर सिंह सैनी जी। हमें कोई हैरानी नहीं है। देखिए जब खट्टर साहब 9.5 साल का राजपाट छोड़ के दिल्ली चले गए तो नायर सिंह सैनी जी के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया, क्योंकि उनको खुद ही नहीं पता नायर सिंह सैनी जी को कि वो घोषणाएं जो हुड्डा साहब की कर रहे हैं। अभी बीजेपी के प्रवक्ता साथी कह रहे थे कि मोदी जी के राज में धारा 370 में संविधान में 32 संशोधन पहले हुए हैं और आज भी एक आदमी ने भी प्लाट नहीं होकर ये एक झूठ बोलने का इनका प्रचार का माध्यम बना दिया इन्होंने धारा 370 को। अगर धारा 370 किसी दिन खत्म हो जाएगी तो जम्मू कश्मीर भारत के हाथों से निकल जाएगा। धारा 370 ये जो कश्मीर को जोड़े हुए है, संशोधन किया, इससे पहले भी ये संशोधन होते रहे हैं, समय के अनुसार राजनीतिक संशोधन है। ये बीजेपी को एक भ्रामक प्रचार करने की आदत है। जैसे इन्होंने यू टर्न कई बार लिया, अभी संविधान के ऊपर लिया, आरक्षण के ऊपर लिया। मोहन भागवत जी ने पीछे कहा था आरक्षण की जरूरत नहीं है इस समय, फिर इन्होंने कहा कि नहीं मोहन भागवत जी के बयान से हम सहमत नहीं है। कल मैं किसी डिबेट पर था जी, बीजेपी के एक नेता का बयान दिखा दो कि आरक्षण के खिलाफ बोल रहे हो। मोहन भागवत जी सरेआम बोलने लग रहे हैं, परिवारवाद की बात करते हैं। क्या सुषमा स्वराज जी की बेटी वासुदेवी स्वराज परिवारवाद में नहीं आती? क्या प्रेम सिंह धूमल के बेटे अनुराग ठाकुर परिवारवाद में नहीं आते? क्या हरियाणा में जितने भी इनके नेता हैं, राविंदर सिंह अपनी बेटी के लिए टिकट मांग रहे हैं आरती राव के लिए, क्या वो परिवारवाद का उदाहरण नहीं है? तो और एक बात इन्होंने अभी जो मैं शर्मा जी की ताजा टिप्पणी के ऊपर आ जाता हूँ, इन्होंने बड़ा एक तरह से बड़ी ममता दिखाई है। अशोक तंवर जी पार्टी छोड़ के चले गए, उनके प्रति प्रेम उमड़ा है भारतीय जनता पार्टी को। मैं बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने कितने SC यानी शेड्यूल कास्ट के भाई या बहन को प्रदेश अध्यक्ष बनाया बीजेपी का, बताएं शर्मा जी। इनके यहाँ पर धनखड़ जी को बनाया जाता है जो जाट समाज से हैं, बराला जी को बनाया जाता है जो जाट समाज से हैं, कुरुक्षेत्र के मनचंदा जी को बनाया जाता है जो कुरुक्षेत्र के पंजाबी समुदाय से आते हैं, अभी बडोली जी को बना दिया जो ब्राह्मण समुदाय से हैं। ये SC की जो बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी तो सभी धर्मों का सभी जातियों का सम्मान करती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने तो कुमारी शैलजा जी को भी हरियाणा कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष रखा, श्रीमती सोनिया गांधी राहुल गांधी जी ने बनाया, और यही नहीं अशोक तंवर जी को भी बनाया। तो जिस समय अशोक तंवर जी को बनाया, मेरे को तो याद नहीं कि बीजेपी ने पूरे हरियाणा में कहीं टेंट लगा के लाडुओं को पधारा दिया हो, भाई दलित के बेटे को कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया और इनका दलित प्रेम उमड़ के आया वो सामने, और अब ये उनके प्रति बड़ी सहानुभूति प्रकट कर रहे हैं। ठीक है शर्मा जी, तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कहना है कि कांग्रेस पार्टी सभी धर्मों का
सभी जातियों का सम्मान करती है, सभी का यहाँ पर प्रतिनिधित्व है। और एक बात और, आज से पहले मोदी जी से पहले इस देश में प्रधानमंत्री की जाति नहीं पूछी जाती थी, ना कोई चर्चा होती थी। मोदी जी ने पहली बार जातिगत चर्चा की है। ये आप कहते हैं कि हमने ओबीसी समाज से मुख्यमंत्री दिया नायब सिंह सैनी, अच्छी बात है, लेकिन मुख्यमंत्री किसी समाज से देने से बात नहीं बनती। मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री जैसे काम भी करे, विकास भी करे, बात ही होती है। ये जातिगत कोई ऐसा, ये कोई रिजर्वेशन का वो नहीं है डिपार्टमेंट में हरियाणा सरकार। आप शर्मा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, रेट अपना प्रतिक्रिया दें और उसके बाद जो है मैं विनय जी काफी समय से जो इंतजार कर रहे हैं, विनय जी के पास जाना चाहूंगा। शर्मा जी। भाइयों को भी नायब सिंह भाई साहब ने भी बताया जी जी, प्रदेश की दफा हमारी शैलजा जी ने इच्छा जाहिर करी, मैं एमएलए का चुनाव लड़ूंगी, और उनका मन भी था, उनके कार्यकर्ता जिस तरह से रोड बयान आ रहे थे। और एमएलए का चुनाव लड़ने का मतलब होता है सीएम बनना। तो कोई एमपी की सीट छोड़ के एमएलए का चुनाव लड़ता है, इट मीन्स उसका समर्थकों का उसका मन ये है कि मेरे को पार्टी सीएम बनाए, और इन्होंने उनकी भावना को ठेस पहुंचाई। क्या ये दलित समाज का अपमान नहीं है? मैं मेरे भाई से पूछना चाहूंगा। और दूसरा, उन्होंने अभी बात बताई, अरे मेरे भाई, हमने तो महामहिम राष्ट्रपति बनने के लिए विधायक होना जरूरी नहीं है। आपको पता है, आदिवासी समाज से इससे पहले महामहिम राष्ट्रपति जी, इससे पहले वाले वो दलित समाज से थे। आपको इस बात का मेरे ख्याल में ज्ञान होना चाहिए भाई। और ओबीसी समाज से हमारे मुख्यमंत्री आते हैं। इस तरह से आपने एससी-बीसी समाज का तिरस्कार कराया, आपने क्यों नहीं बनाया भाई 58 साल में? हमने ओबीसी समाज से, क्योंकि हम राष्ट्रवादी है, राष्ट्रवादी, हम जातिवादी नहीं है, हम सभी जातियों को बराबर मान के चलते हैं। जिस तरह से हम 18 साल से बाद में ओबीसी समाज से मुख्यमंत्री बनाया, ये अपने आप में गौरव की बात है। और आपने और ना आपने डिक्लेयर किया। अगर आप एससी-बीसी समाज से कोई सीएम देना डिक्लेयर करते हैं तो पता नहीं किया आज तक आप राष्ट्र की बात किस मुंह से कर सकते हैं? ठीक है सर, ठीक है। विनय जी काफी समय से इंतजार कर रहे हैं, मैं दोनों के पास आऊंगा वापस। जो है विनय जी, आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से जो है आपकी पार्टी कौन सी रणनीतियों के साथ, कौन से समीकरण के साथ में चलती हुई नजर आ रही है? क्या कुछ कहना चाहेंगे जो अभी हरियाणा में जो रण सज चुका है? जी देखिए, आम आदमी पार्टी जो है ना तो वो किसी धर्म की राजनीति करती है, ना वो जाति की राजनीति करती है, ना वो किसी क्षेत्र की राजनीति करती है। आम आदमी पार्टी की का जो मुद्दा है वो बहुत सिंपल है और साधारण है। 70 सालों से ये सारी पार्टियां देश में शासन करती रही, लेकिन देखिए दुर्भाग्य की बात है कि आज भी मूलभूत सुविधाएं, बिजली, पानी, कॉलोनियों में सीवरेज की समस्या, अभी भी देश और जो प्रदेश है इन समस्याओं से जूझ रहा है। और आप देखिए अभी भी जो चर्चा जो है इसी देश में सुन रहा हूँ वो क्या चल रही है कि हमने राष्ट्रपति जी बनाए, हमने आदिवासी राष्ट्रपति बनाए, हमने दलित समाज से राष्ट्रपति बनाया। ठीक है, अरे भाई जरूरी है, देखिए हर समाज का प्रतिनिधित्व जरूरी है लोकतंत्र में, लेकिन आपने जब बनाया तो अब मैं उनसे यही पूछ लेता हूं कि भाई जब आपने बनाया तो जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो तब आपने उनसे क्यों नहीं कराया? प्रधानमंत्री जी ने खुद किया। चलो उस तरफ नहीं जाते हैं, फिर मैं उस चर्चा में फंसना नहीं चाहता हूं। तो हम तो कहते हैं कि भाई आप राष्ट्र निर्माण की बात कर रहे हो, आप बताइए राष्ट्र निर्माण कैसे होगा? सिर्फ कह देने से कि विकसित भारत 2047 तक हम बना देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, जुमले आप छोड़ रहे हो। आप ये बताइए कैसे बनाएंगे? देखिए विकसित भारत, अगर राष्ट्र की हम बात करें तो विकसित भारत कैसे बनेगा? जब इस देश का, इस प्रदेश का गरीब से गरीब बच्चा, उसको अच्छी शिक्षा मिलेगी, उसको सबको समान शिक्षा मिले, चाहे अमीर का बच्चा हो चाहे गरीब का बच्चा हो, उसको एक जैसी शिक्षा मिलेगी। देखिए आप किसी को कुछ दे, अगर सरकार देखिए हर किसी को इतना कुछ नहीं दे सकती कि उसको गरीबी रेखा से बाहर ले आए, लेकिन इतना तो कर ही सकती है कि वो उसको एक अच्छी शिक्षा का प्रबंध कर दे। जब परिवार का बच्चा, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, कोई भी क्यों ना हो, उसका बच्चा अगर पढ़ जाएगा तो अपने आप परिवार को गरीबी से बाहर ले आएगा। उसे अगर रोजगार नहीं भी मिलेगा तो वो उतना सक्षम होगा कि वो खुद रोजगार पैदा करे और लोगों को भी रोजगार दे। जैसे दिल्ली में हम वर्ल्ड क्लास स्कूल हमने बनाए,
और साथ साथ हमने बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप की भी क्लासेस दी। एक बच्चे को बोला कि ये लो 2000 रुपए और आप इससे कुछ आप आइडिया के साथ कुछ करके दिखाइए। बच्चों ने ऐसे ऐसे आइडिया दिखाए, बच्चों ने ऐसा किया कि 2000 रुपये उन्होंने 10,000 रुपये बना दिए। तो बच्चों को जो है उस तरफ ही ले जाया जा रहा है। बच्चों के लिए हैप्पीनेस करिकुलम किया गया ताकि वो खुश रहना सीखे, बच्चों के अंदर देशभक्ति की भावनाएं, उसके लिए भी देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ 15 अगस्त पे हमने अगर झंडा लगा लिया या हमने एक खास दिन पर हमने बस देशभक्ति के गाने सुन लिए तो आप देशभक्त हो गए। देशभक्ति तो मन में होनी चाहिए। आप निरंतर, अगर आप हर काम अपना ईमानदारी से कर रहे हो तो आप देशभक्त हो। आप अपने शहर को, अपने आसपास आप स्वच्छ रखते हो तो आप देशभक्त हो। आप पेड़ लगा रहे हो तो आप देशभक्त हो। तो ये सारी चीजें देखिए, इनका समाधान। लेकिन विनय जी, आप भी तो जो है मैदान में जो है गारंटी लेकर जा रहे हैं। जी बिल्कुल गारंटी लेके जा रहे हैं। देखिए क्यों लेके जा रहे हैं हम, अब देखिए हम शिक्षा, गारंटी की क्या गारंटी है सर? शिक्षा देने, देखिए गारंटी की गारंटी यही है। देखिए आप, अब हमारे पास, हम हरियाणा में हमारे पास एक भी विधायक नहीं है। हमारे पास बताने के लिए दिल्ली और पंजाब का मॉडल है। क्या दिल्ली में हमने करके नहीं दिखाया? आप दिल्ली के स्कूल देखिए। अमेरिका की फर्स्ट लेडी आती है, वो भी दिल्ली के स्कूल देखना चाहती है, तारीफ करती हैं। शर्मा जी, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली के स्कूलों की तारीफ हुई है। मोहल्ला क्लिनिक आप देख लीजिए। पंजाब में हमने जैसी सरकार बनी ताबड़तोड़ हमने, तो आपका कहने का तात्पर्य यही है, मतलब यही है कि दिल्ली मॉडल को जो है हरियाणा में स्थापित करेंगे। जी बिल्कुल। देखिए एक आम आदमी को, आप बात को समझिए, आप एक आम आदमी को क्या चाहिए? एक आम आदमी, चाहे वो मजदूर हो, किसान हो, गरीब हो, उसको अगर आप उसके बच्चों के लिए आप अच्छी और फ्री मुफ्त शिक्षा का इंतजाम कर दें, आप उसको इतनी यूनिट बिजली दे दें कि भाई वो कम से कम अपना जो गुजारा है वो आराम से कर ले, लाइट चला ले, पंखा चला ले। आप उसके लिए इलाज, घर में कोई बुजुर्ग बीमार है उसके इलाज की आप व्यवस्था कर दें, तो इससे उसके बाद देखिए उसको सिर्फ अपने रसोई का खर्चा चलाना है, जो कोई भी मेहनत मजदूरी करके या रोजगार करके जो भी वो कर रहा है उसे चला लेता है। तो ये सब अगर आप दे देंगे, और देखिए मुफ्त हम कहते हैं, लेकिन एक बात बताइए आप, मुफ्त कहाँ से है? सरकार अपनी जेब से या कोई नेता अपनी जेब से तो देता नहीं है। भाई हमारे टैक्स से सब लोग इनकम टैक्स आयकर नहीं देते, लेकिन जीएसटी तो सब देते हैं ना। अगर एक कोई माचिस की डब्बी भी खरीदता है 1 रुपए की, उस पर वो टैक्स दे रहा है, तो उस टैक्स से सरकार की आय होती है, और उसमें से अगर सरकार एक पुल बनाती है उसमें बचा लेती है। दिल्ली सरकार ने आपने देखा कि पुलों का निर्माण किया, ब्रिज बनाए, जो एस्टिमेटेड बजट था उससे भी कम बना लिए, क्योंकि भ्रष्टाचार नहीं है। तो पैसा सरकार बचा रही है, वो वापस जनता को दे रही है। तो वो क्या ताल्लुकात रख रहे हैं भाई? कैसे मुस्कुरा रहे हैं? क्या ताल्लुकात रख रहे हैं विनय जी की बातों से? क्या ताल्लुक रख रहे हैं आप? जिस पार्टी के मुखिया जी और जिस दिल्ली के सीएम की भ्रष्टाचार में जो बंद हो, और उसका पूरा मंत्रिमंडल भ्रष्टाचार में बंद हो, और वो भ्रष्टाचार की बात करे तो इनको शर्म आनी चाहिए। दूसरी बात मैं बताना चाह रहा हूँ, ये दिल्ली के बड़े बड़े वो दिल्ली में हाँ करे थे, दिल्ली में ये कर दिया, वो कर दिया। अरे दिल्ली में तुमने बांग्लादेशी बताया, और क्या कर दिया दिल्ली में तुमने? सारे बांग्लादेशियों को ला के दिल्ली में बसा दिया अपना वोट बढ़ाने के लिए। दूसरा, दिल्ली में ये 0 हो गए। अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए थे, हरियाणा में 0 है। पंजाब में जो 12 में से 3 सीट आई है, आप बताइए ना, ये 3 में ना 13 में। दूसरा, इन्होंने प्रचार किया हरियाणा का लाल, हरियाणा का लाल, हरियाणा का लाल, हरियाणा का लाल। अरे हरियाणा के लाल, हरियाणा का एहसास दिला दे मेरे भाई। पंजाब में तेरी सरकार है, चंडीगढ़ में से हमारा एहसास दिलवा दे, पंजाब यूनिवर्सिटी से हमारा एहसास दिलवा दे, SYL का पानी दिलवा दे, तेरी सरकार है। और हरियाणा का लाल क्या बोलता है वहां पंजाब में जाके, एक बूंद भी पानी हरियाणा को नहीं मिलेगा। और दिल्ली में जाके कहता है हरियाणा हमारे को पानी नहीं देता। अरे मेरे भाई, पानी हरियाणा कहां से देगा? तेरी सरकार देगी जब तो देगा। तो ये जिस तरह से ये लोगों के बीच में जाएंगे ना, तो जनता इंतजार करी है। पहले भाई, पहले हमारा ऐसा लिया, SYL का पानी ला, फिर बात कराएंगे अगली। रिएक्ट कीजिए, फिर मैं सुरेश जी के पास जाऊंगा। और हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। हाँ। जो जिस प्रदेश का प्रभारी हो, आमतौर पर प्रभारी बाहर का आदमी लगाया जाता है, और सुशील गुप्ता जी दिल्ली के रहने वाले, वो प्रभारी हरियाणा में बन के आए, और हरियाणा का उसी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, उसी को फिर टिकट दे दी। इसका मतलब और कार्यकर्ताओं के ऊपर इनका विश्वास नहीं है। तो इनका हरियाणा में कोई खाता खुलने वाला नहीं है। ये दिल्ली में 0 हो गए हैं, आगे चुनाव में पंजाब में इनका जो हालत खराब है सबको पता है।
हरियाणा में तीसरी बार हमारी सरकार बनने जा रही है, जैसे दिल्ली में केंद्र में हमारी सरकार बनी है देवतुल्य जनता जनार्दन के आशीर्वाद से। और हरियाणा में एक प्रथा भी रही है, एक इतिहास भी रहा है हरियाणा का, जिस पार्टी का केंद्र में शासन होता है उसी जनता जनार्दन में हरियाणा में भी शासित करती है। तो उसकी 3 कंपनियों ने भारतीय जनता पार्टी को 60 करोड़ का चंदा दिए। आप बताइए, जिसका सबूत है इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत 60 करोड़ का चंदा भारतीय जनता पार्टी को देती है वही सर्च एंड की कंपनियां, जिसके बयान के आधार पर अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया। तो फिर तो केस नड्डा जी पे चलना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी पे चलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने चंदा लिया। इसके सबूत है। अब बताइए कौन भ्रष्टाचार कर रहा है और कौन चंदा लेकर धंधा दे रहा है। दूसरी बात ये कह रहे हैं बांग्लादेश की बताए, अरे भाई सीडीए आपके पास है, सीडीए आपके अधीन है, दिल्ली के अंदर जमीन का मामला है वो केंद्र सरकार के अधीन है। एमसीडी अब लगातार 10-15 सालों तक आपके पास रही। अभी कुछ समय जुम्मा कुछ समय से हमारी सरकार है एमसीडी में, और आप कह रहे हैं बांग्लादेशी को हमने बता दिया। भाई कैसी बात करते हैं आप? आपको फैक्ट तो सही से दीजिए। तीसरी बात बोल रहे हैं कि एसवाईएल का पानी, देखिए ये मुद्दा जो है सबको पुराना है। ऐसा समय भी रहा है जब केंद्र में, हरियाणा में और पंजाब में तीनों जगह कांग्रेस की सरकार है, और उसके बाद सरकार है, वहाँ तेरा मुख्यमंत्री है, में हरियाणा के सरकार भाजपा की पानी नहीं देता हरियाणा, पंजाब में कहता है हरियाणा को एक बूंद पानी नहीं मिलेगा, कहाँ से जाएगा हरियाणा? अरे भाई बात तो समझिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा था हरियाणा में एक रैली में कहा था पाकिस्तान से पानी रोककर हरियाणा में आएगी। शर्मा जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, पहले जो है सवाल का जवाब ले लीजिए। हाँ जी कंप्लीट। गौरव जी एक बात समझिए, जो सुप्रीम कोर्ट, ये दशकों का पुराना मुद्दा है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसको इतना समय बीत चुका है। अब स्थिति देखिए, पंजाब में 13 जिले ड्राई जोन में है, हरियाणा में 8 जिले ड्राई जोन में है। जब पानी ही नहीं है तो पानी एक राज्य दूसरे राज्य को कहां से दे देगा? इसका तो केंद्र को बैठकर समाधान करना चाहिए। जब प्रधानमंत्री जी ने कहा था रैली में, मैं आपको वर्ड टू वर्ड बताता हूं उन्होंने क्या कहा था, तो वो पानी पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान से इतना प्यार है उनको, पाकिस्तान का पानी रोककर हरियाणा को देते क्यों नहीं है? उन्होंने रैली में कहा था। तो ये एसवाईएल की बात पर मेरा जवाब है। ठीक है सुरेश जी। शर्मा जी मैं आपके पास आऊंगा। सुरेश जी हरियाणा की जनता देख रही है मेरे भाई आपको। ठीक है शर्मा जी मैं आ रहा हूं आपके पास। सवाल जब लूंगा मैं आपसे तब जवाब दे दीजिएगा। सुरेश जी क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से जो है आपकी पार्टी जो है जिस तरीके से दिखाई दे रही है एक्टिव मोड में, लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से नतीजे आए बढ़त के साथ में, कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस? दूसरा सवाल मेरा यह है कि जिस तरीके से आपके जो कैंपेन चल रहे हैं उन कैंपेनों में जो है आप 10 साल का हिसाब मांग रहे हैं। अब हिसाब तो बीजेपी खुद पहले से ही अपना कैंपेन लेकर बैठी है, हिसाब देते हुए चल रही है, तो आप जो है हिसाब किस लिए, किस बिहाफ पर जो है कौन से हिसाब की बात करते हैं सर? देखिए, जनता जनार्दन हरियाणा के प्रदेशवासी जो हैं वो ये हिसाब मांग रहे हैं। कांग्रेस पार्टी प्रदेशवासियों की आवाज को बुलंद कर रही है, जो विपक्ष की भूमिका निभाना हमारा परम कर्तव्य भी बनता है। बिल्कुल हम हिसाब मांग रहे हैं 750 से ज्यादा किसानों को सिर्फ एमएसपी का रेट मांगने के लिए शहीद क्यों किया गया। हम हिसाब मांग रहे हैं कि पुलवामा में सैकड़ों सैनिकों को शहीद करने होने पर मजबूर क्यों किया गया, उनको हवाई यात्रा की सुविधा क्यों नहीं प्रदान की गई। सरकार ने जानबूझ के उनको हवाई यात्रा की एक सुविधा जो थी बार बार आग्रह करने पर भी टाली और उनको शहीद होने पर मजबूर किया जी। हम हिसाब इस चीज का भी मांग रहे हैं कि 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार की बात माननीय मोदी जी ने की थी। हिसाब हिंदुस्तान की हरियाणा की जनता को इस चीज के लिए भी चाहिए कि इन्होंने कहा था कि हम काला धन वापस लाएंगे और एक फुट्टी कौड़ी भी काले धन की वापस नहीं लेकर आ पाए। हिसाब इस चीज का भी चाहिए, इन्होंने कहा था कि हम 100 करोड़ भाई और बहनों के सिर के ऊपर छत देंगे। प्रधानमंत्री जी तो बल्कि 100 करोड़ की जगह विज्ञान भवन के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सम्मेलन में 600 करोड़ बोल रहे थे, लेकिन जो श्रोता लोग थे वो मोदी कह के तालियां बजा रहे थे। इसका मतलब अंधभक्त लोगों के सामने कोई भी घोषणा प्रधानमंत्री जी करते हैं तो उसको बिना सोचे समझे मोदी करके तालियां बजाई जाती हैं। यानी मोदी जी कहते हैं ना, जैसे मोदी जी है तो ये संभव हो पाया। 100 करोड़ हिंदुस्तानियों को मोदी जी ने 650 करोड़ बना दिया। तो ये भी पहले प्रधानमंत्री हैं जो लगभग 500 करोड़ की
आबादी 1 सेकंड में अपने मुंह से बोल के वो बढ़ा देते हैं। लेकिन सुरेश जी सवाल ये भी तो उठता है ना, जनसंख्या कम करने की 500 करोड़ बढ़ा दिए। तो ये इस चीज का भी साल चाहिए। मैं बात पूरी कर दूं कि 1200 करोड़ रुपए में लोकसभा बनाई थी हमारे हरियाणा में, गांव में ना, नॉर्थ हरियाणा में, उत्तरी हरियाणा में, उत्तरी भारत में पूरे में, हरियाणा के साथ साथ यूपी में, राजस्थान में जो पराली के अवशेष हैं उससे लोग छप्पर बनाते हैं, एक बूंद भी नीचे नहीं आती। इनकी 1200 करोड़ की बनाई हुई लोकसभा गोड्डा गोड्डा पानी का भर गई। 6-6 फीट कलर कर वो फाइल ऊपर उठा के झोला ले सिर पे घूमते नजर आए। ये इनकी टेक्नोलॉजी है। आप केंद्र से सवाल कर रहे हैं या फिर राज्य सरकार से? ये तो केंद्र के मामले हो। केंद्र से इसलिए कर रहे हैं, हरियाणा के लोग जो हैं वो केंद्र के प्रति यानी राष्ट्र के प्रति भी सजग हैं, क्योंकि हरियाणा का वो बात आपकी ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ अगर काउंटर बात की जाए, सवाल किया जाए तो सर भाजपा भी तो लगातार कैंपेन चला रही है, मेरा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा, उसके तहत भी अपने काम गिना रही है। आप जो है काम मैं उसी पर जो मैं आपकी बात ही बड़ी कर देता हूँ। जी आपकी बात को फूल चढ़ाता हूँ। मुख्यमंत्री जी हमारे कांग्रेस के समय की, हुड्डा साहब के समय की एक घोषणा को फतेहाबाद में अपनी रैली पर पढ़ते रंगे हाथों पकड़े गए, और इसका सबूत यह है इसी सरकार ने DPIRO फतेहाबाद को सस्पेंड किया। यानी इनके पास तो ना घोषणा है और हमारे समय के विकास कार्यों को अपने क्या पढ़ रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री की ये हालत है तो आप अंदाजा लगा लो कि देश और प्रदेश कहाँ पर है। यानी भारतीय जनता पार्टी का मतलब ये मोदी जी की उस नीति पे चलने वाले लोग हैं कि झूठ बोलो, बार बार बोलो, जोर से बोलो, इनका कोई वो नहीं है। स्कूल इन्होंने बंद कर दिए, स्कूलों में टीचर नहीं है, कहते हैं कि बच्चे कम हो गए। 5000 स्कूल बंद कर दिए, 5000 स्कूलों में टीचर नहीं है कोई। 10 लाख की जो MBBS की डिग्री की फीस थी, गरीब का बच्चा पढ़ के डॉक्टर बनता था, जैसे यादव जी ने बताया अभी थोड़ी देर पहले, इन्होंने क्या किया, 50 लाख की फीस कर दी। गरीब का बच्चा कैसे पढ़ेगा? वहां तो आप और मेरे को इलाज कराने जाने से पहले अब ज्यादा डर लगेगा हॉस्पिटलों की तरफ जाने में, क्योंकि डर लगने लगेगा कि वहां अदानी और अंबानी के जैसे वो BCCI का चेयरमैन बन गया, उसके चाल ढाल से ऐसे लगता है कि इसने कभी बल्ला भी नहीं पकड़ा होगा, ऐसे ही डॉक्टर बनेंगे अब। क्योंकि इन्होंने अनाप शनाप भ्रष्टाचार में पैसे कमा लिए, 50-60 लाख रुपए की फीस इनके आगे बच्चे देंगे और वो डॉक्टर बन के आएंगे। बीमारी कुछ होगी, टिक्का कुछ लगेगा। यानी इन्होंने 1947 से भी बुरी दशा में देश को पहुंचा दिया। ऐसी हालात कभी हिंदुस्तान में पैर नहीं हुई। कोरोना में आपने देखा होगा, कोरोना में ना ऑक्सीजन के सिलेंडर थे, ना टिक्का था, ना दवाई थी, ना नर्स था, ना डॉक्टर थी। और बात करते हुए हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की, मैं उदाहरण देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। जी कुरुक्षेत्र के एक पतूपर गांव में 105 एकड़ जमीन 2016 में खट्टर साहब ने एक्वायर करी थी श्री कृष्ण आयुर्वेदिक आयुष यूनिवर्सिटी बनाने के लिए। श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के नाम से आयुष की, आयुर्वेद की कॉलेज हमारे समय से चल रही है, कांग्रेस के समय से। एक ही इंच भी उस कॉलेज में, उस मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए नहीं लगी। जमीन एक्वायर करी पड़ी है ना, वो जमीन ग्राम पंचायत को दी। 16 से लेके और आज 24 भी पूरा होने जा रहा है। यानी 8 साल उस 105 एकड़ जमीन का जो रेवेन्यू का लॉस है, उसमें जो खेती होती थी, ग्राम पंचायत पे जो इनकम आती थी, वो भी बंद कर दी। और उसमें पता निकलना है डंडे बजवाने की ट्रेनिंग का कोई सेंटर खोल दे, जैसे ज्ञानानंद का खोल जाए कुरुक्षेत्र में। ये भी भरोसा नहीं है हमें इनकी मनसा पर, ये भी सच है। गांव वाले डरे डरे घूम रहे हैं, अभी पता नहीं क्या करेंगे इसमें भी। कुरुक्षेत्र विकास, एक सेकंड की बात है, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की भगवान श्री कृष्ण की जो गुलजारी लाल नंदा के प्रयासों से भूमि थी, हमारे बीजेपी के प्रवक्ता रामराज शर्मा जी बैठे हैं, मैं इनसे प्रार्थना करता हूँ, आप ब्राह्मण हो, कुरुक्षेत्र के किसी भी ब्राह्मण से संपर्क कर लो, ये आवाज शर्मा जी आप जरूर उठाओ। ज्ञानानंद महाराज को नीलाम कर दी KDB की जमीन, अगर सूर्य ग्रहण का मेला लगेगा 50 लाख लोग आएंगे, तो वहां कहाँ इकट्ठे होंगे? वो उनके गाड़ी घोड़ा खड़ा करने के लिए, विश्राम करने के लिए मेला ग्राउंड की जमीन गुलजारी लाल नंदा जी ने बनाई थी, विकास बोर्ड बनाया था। और ये हमारे 36 बरादरी के कुरुक्षेत्र के पूर्वजों ने दान में देकर विकास बोर्ड में जगह दी थी, वो भी नीलाम कर दी खट्टर साहब ने अपने गुरु को। यानी ये कोई चुनाव तो है नहीं गौरव जी कि मोदी जी 7 चरणों में करा देंगे। ये तो सूर्य ग्रहण का मेला अगर लगेगा, आकाशीय घटनाओं के, ब्रह्मांडीय घटनाओं के घटित होने से एकदम होगा। रामराज शर्मा जी मेरे से ज्यादा एक्सपर्ट है इस मामले में, ये ज्योतिषाचार्य भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, वेद और पाठ भी जानते होंगे। अगर सूर्य ग्रहण के मेले में 50 लाख लोग कुरुक्षेत्र में आएंगे, तो उनका वो मेला ग्राउंड तो ज्ञानानंद महाराज यानी मनोहर लाल खट्टर के गुरु ने काबू कर लिया, चार दीवारी निकाल दी 12-12 फुट। शर्मा जी तो वो लोग कहाँ जाएंगे? वो लोग कहाँ जाएंगे? इस पर स्पष्टीकरण चाहिए।
तो इन्होंने तो यानी मैं ये कहना चाहता हूँ शॉर्ट में, भगवान श्री कृष्ण की दुनिया में सबसे पवित्र भूमि थी जो हिंदू धर्म की, 9-10 एकड़ कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड के नाम की, इन्होंने भगवान श्री कृष्ण के पांव के नीचे की वो जमीन भी निकाल ली। इन्होंने हिंदू धर्म और सनातन धर्म का जो अपमान किया, शायद कभी मुगलों ने भी नहीं इतना किया होगा। ये हिंदू विरोधी हैं, ये सनातन विरोधी हैं, ये शिक्षा विरोधी हैं, ये महिला विरोधी हैं। इन्होंने हिंदू धर्म का एक अपमान और किया। 1 सेकंड की बात है, हाथरस में एक बेटी का बलात्कार के बाद आधी रात को अंधेरे में दाह संस्कार कराया गया योगी की और मोदी की पुलिस के द्वारा। हिंदू धर्म में कभी भी सूर्यास्त के बाद दाह संस्कार नहीं किया जाता। इससे ये साबित होता है कि इनका हिंदू धर्म से, सनातन धर्म से कोई सरोकार नहीं। गाय माता के नाम से इन्होंने पूछ पकड़ के कुर्सी तो हथिया ली। आज गाय माता कहीं भी हाईवे पे, डिवाइडरों पे, ट्रेन पे, रेलवे लाइनों पे चल रही है। जी, मैं आपके सवालों का जो सैलाब है उनको सर उनके पास जा रहा है, वो उनसे जवाब ले लीजिए। आऊंगा मैं आपके पास, कोई दिक्कत नहीं। शर्मा जी, जब आपसे कोई सवाल पूछा जाता है तो आप जो है हंसकर जो है टाल देते हैं, मुस्कुराहट के साथ में उसको बाईपास करने का काम करते हैं, क्या कहेंगे? ये सारी झूठ बोल रहे हैं और तो मैं क्या कहूंगा। दूसरा इनकी बात का जवाब मैं देना चाहूंगा। सुरेश भाई सुन ले आप, वाले लोगों से ऐसे दो चरित्र के लोग हैं जो गौ माता को काटने वाले लोगों से गौ माता। सर मैं अभी सर मैं आऊंगा आपके पास। सुरेश जी जवाब सुन लीजिए इसके ऊपर। ठीक है सर, सुरेश जी जवाब सुन लीजिए। रामराज शर्मा जी, ठीक है सर। सुरेश जी आऊंगा मैं आपके पास। सुरेश जी जवाब सुन लीजिए। इनको भारत असल है इस बात में, झूठ बोलने में, बाउंडर करने में। ऐसा है ये भगवान श्री कृष्ण की बात करते हैं, ये भगवान श्री राम की बात करते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। जब एक भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर के ऊपर हमारा कोर्ट में केस चल रहा था, हमारी पीढ़ियां कब की, कब दर्शन होंगे, कब हमारा अयोध्या धाम में एक भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण होगा। इन्होंने 20 वकील मंदिर के खिलाफ खड़े करे, नहीं करे, और सुरेश भाई बताइए। उसके बाद वो महंगे रेटों में बड़ा घोटाला। ये महिलाएं कैसी होने का नौटंकी करते हैं। अरे मेरे भाई, लड़कियों लड़ सकती हूँ, प्रियंका गांधी जी उस बिटिया के जिसको साथ इतनी जल्दी हरकत करी, उसके साथ में रेप करके उसको कितनी बुरी तरह से उसको मारा गया, बात क्यों नहीं गई? 12 साल की बिटिया से अयोध्या में गैंग रेप कराया। शर्मा जी और सुरेश जी, मैं आप दोनों से कहना चाहूंगा, एक एक कर जो बोलिएगा। देखिए, जब से जो है शर्मा जी शांति से सुन रहे थे। सुरेश जी आऊंगा मैं आपके पास, जो है आप ही के सवालों का जवाब जो है देने दीजिए जरा शर्मा जी को। अगर बीच में अगर सवाल से हटते हुए नजर आए तो आप तब काउंटर कर सकते हैं। किसी के पास नहीं है। शर्मा जी तो भाई हमारे, मैंने कहा है कि ये तो मेरी आवाज उठाएंगे। शर्मा जी तो मेरी आवाज उठाएंगे। ऐसा है, मैं भाई सुरेश को बताना चाहूंगा। हाँ। इन्होंने बोला महिलाओं के बारे में बोला। अरे मेरे भाई, वो कलकत्ता में हमारी डॉक्टर बिटिया के साथ में जिस तरह से घिनौनी हरकत हुई, रेप करके उसको बुरी तरह से प्रताड़ित करके मारा गया, लड़कियों लड़ सकती हूँ, क्यों नहीं उसकी आवाज उठाई? क्यों नहीं उस परिवार के आंसू पूछने वहां पर गए? आपकी पार्टी का कोई कार्यकर्ता गया हो तो मेरे को बताए, आपकी पार्टी ने उनकी आवाज उठाई हो तो उस बिटिया को न्याय दिलाने के लिए। अयोध्या में एक 14 साल की बिटिया के साथ में, एक नाबालिग बेटी के साथ में गैंग रेप करा, और रेपिस्ट कौन है? आपकी पार्टी का घटक जनाब से क्यों नहीं गया उस परिवार के आंसू पूछने? किसने रोका था? बताइए आप, क्यों नहीं रोका था? दूसरा मेरे भाई, दूसरा इनको शर्म आनी चाहिए। और ये राष्ट्रवादी होने का जिस तरह से नौटंकी करते हैं, इनकी पार्टी का एक पदाधिकारी है, और जम्मू कश्मीर में क्या हमारे शहीदों का किस तरह से अपमान करता है। अरे शहीदों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, अपमान किया और क्या बोलता है, ये आतंकवादी मारे गए
आतंकवादी जो मारे गए हैं, हम इनके परिवारों को 1-1 करोड़ रुपया मुआवजा देंगे और आतंकवादी जेलों से रिहा करेंगे। और फिर बीजेपी के बारे में, आरएसएस के बारे में क्या बोलता है, अगर हम इनको फांसी तोड़ेंगे, अरे शर्म होनी चाहिए। आपकी पार्टी में अगर डूब के मर जाना चाहिए। आपकी पार्टी आप राष्ट्रवादियों के साथ मिले हुए हो, जिंदा की आत्मा का वास हो गया आपके अंदर है। आप ऐसी ऐसी बातें करते हो, आपको शर्म आनी चाहिए। आप राष्ट्रवादी होने का नौटंकी करते हो। अरे मेरे भाई, ठीक है, हमारे अपने शहीदी भी है, बलिदान हुए हैं। हमारे हजारों सैनिक वहां पर बलिदान हुए हैं और आप शहीदों का अपमान कर रहे हो। आप बोलिए ना। आपके जम्मू कश्मीर ठीक है सुरेश जी, ठीक है शर्मा जी और सुरेश जी, एक एक कर बोलिएगा। आपका जब टर्न आएगा, आपसे जब सवाल लिया जाएगा तब बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा है शर्मा जी, आपके पास बोलने को कुछ है नहीं, आप अपनी बात वही बोल रहे हो। आपका पदाधिकारी था जो जम्मू कश्मीर में पकड़ा गया, आपको कंफ्यूजन हो गया। मैं तथ्य दे दूंगा, आप मेरे को तथ्य दो ना। कल ये एंकर का काम बनता है, एंकर को पता ही नहीं कुछ भी डिबेट चलाने का। ये ऐसे टाइम पास कर रहे हैं। ये कोई डिबेट थोड़ी। सुरेश जी पुलवामा पर मैं जवाब मांग रहा हूँ। सुरेश जी एक मिनट सुरेश जी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जब मैंने आपसे सवाल लिया तब जो है शर्मा जी को बोलने दीजिए। आप बोल ही नहीं दे रहे हैं उनको, क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, आप सुन ही नहीं रहे हैं। अब दोनों की आवाज का जो है, दोनों की आवाज का क्लैश हो रहा है। ये टाइम पास करने के लिए आ रहे हैं ना, पता कुछ है नहीं। ये तथ्य पर बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, तथ्य पर बात नहीं कर रहे हैं, वो मैं भी जान रहा हूँ। जहाँ पर तथ्य पर बात नहीं कर रहे हैं, मैं उनको टोक रहा हूँ। नहीं मैंने ये कहा पहुंच के, मैंने विकास बोर्ड की जमीन पे जवाब मांग गया, सिर्फ एक भी जवाब नहीं है। ये टाइम पास है। अब एक बात बताइए, वो टाइम पास कर जो चुनाव जीत रहे हैं, और टाइम पास कर भी चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं। अरे शर्मा जी शर्म करो कुछ। और सोच में बेटी का भी आपको संस्कार किया था, ब्राह्मण डूब के मर जाओ भाई। अरे डूब के मर जाओ ब्राह्मण हो गए, नहीं ब्राह्मण हो गए, डूब के मर जाओ। शर्म आती है कुछ? अरे ब्राह्मण नहीं, एक बात बताइए, जितने भी आपके सवाल हैं, 1 मिनट शर्मा जी, 1 मिनट मैं आपके पास आऊंगा। शर्मा जी, जब तथ्यों की बात होती है, तथ्यों की बात कोई नहीं करता है। आपने एक शब्द नहीं बोला इसके बारे में। अरे आपका पदाधिकारी है, आपका पदाधिकारी है, आपका तो गृह मंत्री भी तड़ी पा रहे हैं। शर्मा जी आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण पैसे लगता हुआ पकड़ा गया। कमाल कर रहे हो आप। आपके बस की डिबेट चलाना नहीं है। नहीं सुरेश जी, एक मिनट शर्मा जी, आप जो है बार बार जो है मुझे, आप ऐसे करके जो है आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? होमवर्क करके आना आपका काम है, सवालों के जवाब देना आप दोनों का काम है, तीनों का काम है। जितने भी प्रवक्ता यहां पर जुड़ के आते हैं, आप सबका काम होता है। मैं पार्टी का प्रवक्ता नहीं बैठा हूं सर, मैं पार्टी की तरफ से जो है मुखालफत करने के लिए नहीं बैठा हूं। मैं सवाल कर रहा हूं और आप जो सवाल कर रहे हैं उसका जवाब जो है शर्मा जी से ले रहा हूं। अब आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो आपकी पार्टी देखेगी। दाल के एक दाने से पता सुरेश जी, मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूँ, मोदी जी की मैं आपका प्रवक्ता हूँ। मोदी जी का गुणगान करने के लिए आते हैं। सुरेश जी, मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। सुरेश जी देखिए, मैं ना आपकी पार्टी का प्रवक्ता हूँ, ना बीजेपी का प्रवक्ता हूँ, ना आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता हूँ। मैं आपसे सवाल किया और जवाब देने का काम बीजेपी का है। भाजपा से अगर आपका सवाल करने का तात्पर्य है तो वो जवाब देंगे। अगर मैं उनकी मुखालफत करूंगा कि जब मैं प्रवक्ता होऊंगा तब। अरे गौरव जी मेरी बात सुनो ना आप। हाँ ना, आप ही की बात सुन रहा हूं। आप लगातार मीडिया को टारगेट कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि किस तरीके से। अरे सर एक बात बताइए सुरेश जी एक बात बताइए, जब आप अपनी पार्टी की तरफ से आए हैं तो अपनी पार्टी की मुखालफत कीजिए ना। आप सवाल रखिए, अगर वो टाइम पास कर रहे हैं तो वो उनकी हेडेक है। नहीं मैंने सारी नहीं सुरेश जी, गलत बात है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? नहीं कैसी क्या बात है ये? शर्मा जी जब से शर्मा जी अगर यहाँ पर जो है तथ्यों पर नहीं बात कर रहे हैं तो ये मेरा लेना देना नहीं है। शर्मा जी को रोकना मेरा काम है, शर्मा जी से सवाल करना मेरा काम है। आप मुझे मेरा काम न समझाएं। हरियाणा का कितना इंपॉर्टेंट मुद्दा है ये अगर नहीं, इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है क्या नहीं है वो हरियाणा की जनता को समझाइए ना सर। जब आपसे जब बात की जाती है मुद्दों को लेकर तो आप भटक जाते हो। तुम्हारा अरे सारा हरियाणा इन्होंने सील करके घेर दिया, 750 किसानों की जान ले ली पुलवामा में। अगर मैंने हरियाणा को लेकर ये सवाल कर दिया तो जवाब आपसे होता नहीं है। ये सैनिकों को खा गए, सैनिकों के अभिभावकों को पूछो,
मुझे आप एक बात, मुझे जवाब दीजिए। मैं दूसरे प्रवक्ता के पास में जाऊंगा बाद में, लेकिन आप विषय के ऊपर बात करना तो एंकर का काम है ना, आप उसको लाइन पर रखिएगा। नहीं, अरे लाइन पर रखूंगा सर, आप अपनी पार्टी को तो लाइन पर रख लीजिए। अब दोनों की पार्टियों को साधने का काम तो मेरा है नहीं कि मैं धरातल पर आपकी पार्टी को साधने लगूंगा। 2 मिनट से, पिछले 2 मिनट से आप जो है तथ्यों को बात न करते हुए दोनों ही पार्टी जो है केंद्र में जा रहे हैं। मैं राज्य की बात कर रहा हूं, आप केंद्र में चले जा रहे हैं। भाजपा से आप, भाजपा का जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं वो रटे हुए डायलॉग सुना रहे हैं। अब मैं क्या करूंगा? ये तो पार्टी कि आज होमवर्क करके जाएंगे कि नहीं जाएंगे, जब दूसरे प्रवक्ता अगर बैठे हैं तो उनका जवाब लेकर जाएंगे या नहीं जाएंगे? कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे गौरव जी मेरी बात सुना, नहीं सुनाइए मेरी पूरी, मेरी बात सुनो कान खोल के। अब देखिए सर मेरी बात सुन, लोग देख रहे हैं इसको, सुरेश जी एक बात बताइए, रामजी शर्मा जी हैं। अरे सुरेश जी, ये डिबेट नहीं चलती ऐसे। मेरी बात सुन ले, मेरे कान खोल के 1 मिनट। तेरी बात पूरी होगी तो मेरी बात बोलूंगा अब। सुरेश जी एक बात बताइए, 2 मिनट सर भाषा की मर्यादा रखिए। एक बात बताइए, मैंने उनसे सवाल किया, मैंने नहीं किया, आपने किया है, मैंने नहीं सवाल किया है। अब वो जो ट्रैक पर है, मैं उनसे कह रहा हूं कि सर आप मुद्दे की बात पर आ जाइए। तो अपनी बात अपने पास रख, मेरी बात सुन ले गौरव 1 मिनट। सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, लेकिन एक्चुअली मेरा उद्देश्य नहीं था। लेकिन सवाल अगर उनसे किया जा रहा है, अगर आप काउंटर कर रहे हैं तो सवाल उनको वही देंगे जवाब। मैं कहूंगा, मैं जवाब देने लग जाऊंगा तो आप ये कहेंगे कि आप जो पार्टी की तरफ से बैठे। माफी के साथ रोकना चाहूंगा, लेकिन समय मुझे इजाजत नहीं दे रहा है, समय मुझे इजाजत नहीं दे रहा है सर। बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए सुरेश रॉड जी, आपका समय निकाला आपने। रामजी राम शर्मा जी आपका भी, विनय यादव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मसला में। लेकिन देखना यही होगा कि आने वाले दिनों में जो टिकटॉक का मुद्दा चल रहा है उसको लेकर जो है सत्ता किस तरीके से पार्टियां टिकटॉक का जो बंटवारा करते हुए नजर आएंगी। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।